elite school system has been far better, far equipped with facilities, और फिर जो एजुकेशन है वो कंपैरेटिवली मोर क्रिएटिव रहा है एलीट स्कूल्स में। लेकिन पब्लिक सेक्टर में, मदरसा में ये चीजें प्रीडोमिनेंटली मिसिंग रही है। रिजल्टेंट क्या हुआ है? मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर द एलीट स्कूल सिस्टम स्टूडेंट्स टू बेनिफिट फ्रॉम जॉब्स। मोस्टली जो हायर जॉब्स है वो किसको मिलते हैं? मोस्टली एलीट स्कूल सिस्टम के बच्चों को मिलते हैं। और मदरसा स्टूडेंट्स, पब्लिक सेक्टर के जो इंस्टीट्यूशन के जो स्कूल्स हैं उनके बच्चे इग्नोर्ड रहते हैं। तो उस डिस्पैरिटी को ओवरकम करना इज इनएविटेबल। कैसे? अपलिफ्ट कर दो, अपलिफ्ट द क्या कहते हैं, पब्लिक सेक्टर स्कूल्स, मदरसा स्कूल्स को अपलिफ्ट कर दो, वहां पे क्रिएटिव सिलेबस ले आओ। सेक्टर है उस पर होल्ड किसका है? एलीट स्कूल सिस्टम का है। एलीट यूनिवर्सिटीज, एलीट स्कूल सिस्टम का होल्ड है। जबकि पब्लिक सेक्टर स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज अंडररेटेड रहे हैं, उनके स्टूडेंट्स अंडररेटेड रहे हैं इन जॉब। जितने भी एलीट जॉब्स मिलते हैं, अच्छे जॉब्स मिलते हैं, इन लोगों को मिलते हैं। प्लस सिविल सर्विसेज में मोस्टली कौन आते हैं? ये लोग आते हैं। उसके बाद यानी जो और फिर एकेडमिया में मोस्टली कौन आते हैं? ये लोग आते हैं। इसी तरीके से फोर्सेस में मोस्टली कौन आते हैं? ये लोग आते हैं। तो जॉब सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है फॉर द एलीट स्कूल एजुकेशनल सिस्टम देन फॉर द पब्लिक सेक्टर एंड मदरसा स्टूडेंट्स। तो उनके लिए इक्वल प्रोपोर्शनल वो प्रोड्यूस करना है। दो, तीसरा बड़ा हमारा क्या रहा है? इस नेशनल करिकुलम का ऑब्जेक्टिव क्या है? सोशल कोहेशन एंड नेशनल इंटीग्रेशन। सोशल कोहेशन एंड नेशनल इंटीग्रेशन। सोसाइटी में कोहेशन आए। कैसे कोहेशन आए? अनफॉर्चुनेटली मदरसा स्टूडेंट हैज ऑलवेज बीन कट ऑफ फ्रॉम द मेन स्ट्रीम एजुकेशन सिस्टम। वो कट ऑफ रहे हैं। देयर हैज बीन अ ह्यूज gap between the worldly education system, students from worldly education system and madrasa education system. एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग नहीं रही है, गैप रहा है। प्लस मदरसा स्टूडेंट को हमने आउटराइटली साइडलाइन किया फ्रॉम द बेनिफिट्स। क्यों? क्योंकि एजुकेशन का फोकस नहीं रहा, सिर्फ रिलीजियस एजुकेशन पे फोकस था, वर्ल्डली पे नहीं था। अब क्या होगा? सोशल कोहेशन आएगा। कैसे? उनको एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना। ऑटोमेटिकली मदरसा स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्डली एजुकेशन एंड वर्ल्डली एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिलीजियस पार्ट वो बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि वर्ल्डली एजुकेशन में भी आपने करिकुलम में एक बड़ा पोर्शन क्या बना दिया है? रिलीजियस एजुकेशन का। सोशल कोहेशन की बात कर रहे हैं। इंटीग्रेशन में क्या करेंगे? कोहेशन, इंटीग्रेशन सिनोनिमस वर्ड्स हैं। इंटीग्रेशन को मैं प्रोविंशियल कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल कर रहा हूं। एज प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन क्या रहा है? प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स रहे हैं for long. Primary, secondary and higher secondary educations क्या रहे हैं? provincial subjects रहे हैं। तो उन provincial education system ने national integration को forge नहीं किया, promote नहीं किया, encourage नहीं किया। अब सेंटर ने सिंगल नेशनल करिकुलम दिया, वन कंट्री वन
नेशनल करिकुलम, सिंगल नेशनल करिकुलम, जिसमें एक बड़ा फोकस किस पे होगा? नेशनल इंटीग्रेशन पे। मतलब क्या? जो प्रोवेंशनल एंड एथनिक नेशनलिज्म रही है, प्रोवेंशनल नेशनलिज्म, एथनिक नेशनलिज्म, लिंग्विस्टिक नेशनलिज्म जो रही है टेंडेंसीज, डिविसिव टेंडेंसीज, उनको कर्ब करना है। फेडरेशन को प्रमोट करना है। पाकिस्तान अबव ऑल, पाकिस्तान को प्रमोट करना है। सो नेशनल इंटीग्रेशन की तरफ सिंगल नेशनल करिकुलम फोकस किए बैठा है। मजीद मदरसा रिफॉर्म्स आएंगे। ऑब्जेक्टिव्स में क्या है? मदरसा रिफॉर्म्स आएंगे। कैसे? वर्ल्ड एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करवा दो वहां पे। सिंगल नेशनल करिकुलम वही कर रहा है। अब क्या कर रहे हैं? मदरसा स्टूडेंट को मेनस्ट्रीम कर रहे हैं, उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं। देयर आर सीरीज ऑफ मदरसाज इन पाकिस्तान जो कि वर्ल्ड रिलीजियस एजुकेशन के साथ साथ वर्ल्ड एजुकेशन पे भी फोकस करते हैं, एंड दे आर वेरी प्रोडक्टिव इन मेनस्ट्रीमिंग द स्टूडेंट्स। अब ओवरऑल मदरसा को हमने क्या करना है? स्टेट ने डिसाइड किया टू ओन द मदरसा। मदरसा को ओन कर दे, वहां पे सिंगल नेशनल करिकुलम को इंट्रोड्यूस कर दे एंड उनके स्टूडेंट्स को प्रोडक्टिव बना दे, जॉब्स के लिहाज से, सोशल मेनस्ट्रीमिंग के लिहाज से। और उससे क्या होगा? ऑटोमेटिकली जो हमारी सोसाइटी में पोलराइजेशन रही है, पोलराइजेशन स्पेशली रिलीजियस पोलराइजेशन रही है, सेक्टेरियन पोलराइजेशन जो रही है, रिलीजियस वर्सेस सेक्युलर जो पोलराइजेशन रही है, वो क्या हो जाएंगे? वो रिड्यूस हो जाएंगे। प्लस टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म के टेंडेंसीज सोसाइटी में रिड्यूस होंगे। मजीद द मोनोपोली ऑफ द प्राइवेट स्कूल वुड एंड। जो प्राइवेट स्कूल है, स्पेशली एलीट स्कूल सिस्टम की जो मोनोपोली रही है, आजकल अगर कोई हराम नहीं कमा रहा और कोई बहुत तगड़ा बिजनेसमैन नहीं है, तो वो अगर उसके 3 बच्चे हैं तो वो किसी भी सूरत में अफोर्ड नहीं कर सकता 3 बच्चों को इन द एलीट स्कूल सिस्टम। आपका 98% लोग तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते, 2% की बात हो रही है। और अगर 2% में भी एक बच्चा अफोर्ड किया तो दूसरा नहीं कर सकते, दूसरा करते हैं तो तीसरा नहीं कर सकते। अगर ये करते हैं तो उनको करप्शन करनी पड़ती है। ठीक। मजीद यूनिफॉर्म एंड इंक्लूसिव अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल, सबके लिए एक जैसी अपॉर्चुनिटीज लाना। ये पॉइंट मैंने पहले भी बता दिया। अब मुल्क में सिर्फ एलीट एजुकेशन के लिए अपॉर्चुनिटीज नहीं होंगी, पब्लिक सेक्टर स्कूल के लिए अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। ठीक। इसी तरीके से फिर मदरसा एजुकेशन सिस्टम को हम प्रोडक्टिव बनाने लगे हैं अंडर सिंगल नेशनल करिकुलम। नाउ questions raised on single national curriculum। सिंगल नेशनल करिकुलम पे क्या क्या क्वेश्चंस रेज्ड हुए हैं? क्वेश्चन रेज्ड ऑन द सिंगल नेशनल करिकुलम, क्या क्या रेज हुए हैं? नंबर 1, the single national curriculum does talk about bringing or enrollment of the 23 million plus minus out of school children, but it does not elaborately explain
how would the state do that? State कैसे करेगा? Plus further इसमें question क्या है? The state does not have at present the capacity to enroll these students. इतने educational institutions नहीं है. तो एक बहुत बड़ा tedious process होगा, बहुत बड़ा challenge होगा for the government of Pakistan, the federal government and provincial governments, to bring the 23 million out of school children, especially female. क्योंकि हमारे मोस्टली पेरिफेरीज में, फार फ्लंग एरियाज में स्कूल्स फॉर फीमेल बहुत लिमिटेड है. बलूचिस्तान, सदर्न पंजाब, इंटीरियर सिंध, मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ केपी, मलकन डिवीजन एंड द लिस्ट इज क्वाइट लॉन्ग. कैसे होगा ये? बहुत बड़ा क्वेश्चन है. दूसरा, the single national curriculum, the new single national curriculum is criticized with more and more Islamization of the syllabus. An editorial in the Dawn News में editorial आया कि the single national curriculum project of the present government is a far bigger step towards Islamization of the syllabus than was done by Ziaul Haq, the military dictator. जितनी ज्यादा उसने इस्लामाइजेशन की थी, उससे ज्यादा इस्लामाइजेशन तो ये कर रहा है. If we look at the point through a secular lens, अगर हम इसको secular lens में देखें तो it makes sense. और फिर हमने जब ये भी देखा कि इस्लामाइजेशन ऑफ द सिलेबस had far-reaching negative implication in the past. कैसे? जिहाद फी सबिलिल्लाह हमने सिलेबस में इंट्रोड्यूस किया, हमने इस्लामाइजेशन कर दी, हमारी सोसाइटी में एक्सट्रीमिज्म आया, तो क्या आगे ये नहीं होगा? लेकिन इफ वी, और फिर जो गवर्नमेंट है डिफेंड कर रही है अपने इस पॉइंट को, जो government defends its strategy regarding the induction of religious education into the single national curriculum. कि more and more focus is made on the soft image of Islam. Islam as the religion of peace पे ज्यादा focus है, not jihad, war पे focus नहीं है. और फिर इस्लाम के जो सोशल बिहेवियर्स हैं ऑफ इंडिविजुअल्स, जो इस्लाम उस पर फोकस करता है, गिव एंड टेक करता है सोसाइटी में, उसकी जो ओवरऑल एक्शंस हैं, स्पीच है, तो ओवरऑल उसका जो कैरेक्टराइजेशन है उस पर फोकस कर रहा है ऑफ स्टूडेंट्स. मजीद इस पे एक और बड़ा क्वेश्चन क्या है, दैट इज कि मेकिंग एजुकेशन क्रिएटिव इज द नीड ऑफ द डे, बट इट इज नॉट दैट इजी. ये इतना आसान नहीं है. कैसे? To make education creative, हमने क्या करना होगा?
सिलेबस को ओवरहॉल करना होगा, जो हम कर लेंगे। ओवरहॉलिंग ऑफ द सिलेबस, सिलेबस को हम ओवरहॉल कर लेंगे। There are people who are expert in giving a creative syllabus. लेकिन फिर the teaching faculty does not have predominantly, does not have the capacity, especially in the public sector schools and madrasa, to teach the creative syllabus. Mazid, wo teachers, they do not have an English teacher. A teacher of English subject teaches English in Urdu or regional languages. So this is the standard of the teachers. उसके लिए हमें क्या करना होगा? The existing lot of teachers cannot be pulled out. उसको हम निकाल तो नहीं सकते। मजीद, their training would not be an easy task. उनको ट्रेन करना to become creative, वो 15 साल, 10 साल, 20 साल या 5 साल या for a long period of time non creative रहे, उनको creative बनने में conversion into creativeness would be an uphill task. Mazid, to make education creative, syllabus is not enough. Syllabus काफी नहीं है। उसके लिए टीचर को ट्रेन करना एंड फिर सिर्फ टीचर को ट्रेन करना नहीं, टीचर बाय चॉइस आए। हमारा जो बेटर लॉट इन एजुकेशन है वो टीचिंग में बाय चॉइस आए, और वो कब आएंगे? जब स्टेट उनको फाइनेंशियली बेनिफिट करेगा। अब प्राइमरी स्कूल के टीचर को, जिसको पीटीसी कहते हैं मेरे ख्याल में, या सीटी, आई एम सॉरी, आई एम नॉट वेरी वेल वर्स्ड इन दैट, लेकिन सीटी पीटीसी हमारे पीटीसी प्राइमरी लेवल पे, उसके बाद फिर सीटी है। उनकी तनख्वाहें कितनी है? एक प्रॉब्लम ट्रेनिंग का सिर्फ नहीं है, सिलेबस का सिर्फ नहीं है। सिलेबस को तो आप चेंज कर लेंगे, उनको ट्रेन करना होगा। क्या इतना आसान होगा उनको ट्रेन करना? उसकी फाइनेंशियल कॉस्ट होगी, और ये लोग इतनी आराम से ट्रेन हो पाएंगे? दूसरा, फिर उनकी तनख्वाहें बहुत कम है। You are making more and more in the new syllabus, more and more demands are being made from the teacher. टीचर से आप डिमांड कर रहे हो, एट द सेम टाइम क्या है, आप उनको फाइनेंशियली उस तरह बेनिफिट नहीं कर रहे हो। कैसे? आपके प्रोविंशियल एंड फेडरल जो एजुकेशन बजट है, जो बजट है प्रोविंशियल एंड फेडरल बजट में एजुकेशन के लिए बेयर मिनिमम एलोकेशन है, बेयर मिनिमम एलोकेशन फॉर द एजुकेशन सेक्टर। कैसे क्रिएटिव बनाओगे? तो सिंगल नेशनल करिकुलम राइट स्टेप है, लेकिन फिर साथ में ये चैलेंज है, इसका क्या करोगे? ठीक। और फिर इसी में कंटिन्यूएशन, जो मदरसा स्टूडेंट है, मदरसा स्टूडेंट वो टिल डेट क्या रहा है? आउट ऑफ, क्या कहते हैं, वर्ल्ड एजुकेशन, वो वर्ल्ड एजुकेशन के साथ टच ही नहीं रहा है। प्रीडोमिनेंटली मेजॉरिटी ऑफ द मदरसा एजुकेशन वो सिर्फ रिलीजियस पे फोकस कर रहे हैं। इनको यहां पे लेके आना, दूसरा एक चैलेंज तो ये कि उनको यहां पे लेके आना, दूसरा चैलेंज क्या है? वहां पे टीचर की इंडक्शन है, आपको टीचर की इंडक्शन करनी पड़ेगी। अब इतने मीगर रिसोर्सेज के साथ जो एलोकेशन फॉर द एजुकेशन सेक्टर है, उसके साथ आप इतनी हेवी डिप्लॉयमेंट, क्या कहते हैं, टीचर्स को एनरोल करना और डिप्लॉय करना, इतनी कैपेसिटी तो हमारी नजर नहीं आ रही। इस पैसे के साथ तो हम नहीं कर पाएंगे। तो सिंगल नेशनल करिकुलम इज नॉट सफाइस, ये आपको करना पड़ेगा। मजीद जो आपके पब्लिक सेक्टर के स्कूल्स हैं, जहां पे एक प्राइमरी स्कूल में एक टीचर 3-3, 4-4 सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा होता है,
साइंस स्पेशलिस्ट कोई नहीं होता, मैथ स्पेशलिस्ट जरूरी नहीं है कि उस स्कूल में हो, इंग्लिश टीचर उसमें हो जरूरी नहीं है। आपको स्कूल में रिलेवेंट डिसिप्लिन के टीचर्स को डिप्लॉय करना पड़ेगा, मतलब क्या, इंडक्शन करनी पड़ेगी। इतने मेगे रिसोर्सेज तो आप नहीं कर सकते। ऐसे मजीद बड़े क्वेश्चंस हैं इस पे जो रेज होते हैं। तो मैंने बताया सिंगल नेशनल करिकुलम, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसके रास्ते में हर्डल्स क्या है, क्रिटिक इस पे क्या है, ओके, और फिर कंक्लूड कर रहा हूं। अच्छा, मैंने एम्स भी बता दिए। हाँ, कंक्लूड कर रहा हूं। सिंगल नेशनल करिकुलम इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, स्टेप है इन द राइट डायरेक्शन, स्टेप है इन द राइट डायरेक्शन। बट दूसरी तरफ पे क्या है, numerous steps are being needed, या स्टेप्स हमें उठाने होंगे। फॉर एग्जाम्पल, इंडक्शन ऑफ मोर टीचर्स, एग्जिस्टिंग टीचर्स को ट्रेन करना। तीसरा, मोर एलोकेशंस करना फॉर द एजुकेशन सेक्टर टू क्रिएट और टू प्रोड्यूस क्रिएटिव लॉट इन द फ्यूचर। ठीक, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वेस्ट की तरह, डेवलप्ड वर्ल्ड की तरह, या डेवलपिंग कंट्रीज लाइक जापान, आसियान कंट्रीज की तरह, लाइक चाइना की तरह एंड मोर, इवन बांग्लादेश की तरह हमें एलोकेशन बढ़ानी पड़ेगी फॉर द एजुकेशन। इंडिया की तरह एजुकेशन सेक्टर के लिए हमें एलोकेशन बढ़ानी पड़ेगी। कंक्लूड, सिंगल नेशनल करिकुलम या तो पाक अफेयर में क्वेश्चन है या ऐसे है। कीप दिस इन माइंड। टॉपिक डन, टॉपिक यहां पे खत्म हुआ। मेरे साथ जो कोऑर्डिनेटर है आप ये नोट करते जाएं, टॉपिक इस टाइम पे खत्म हो गया, 7:10 ये वाला टॉपिक खत्म हुआ। नेक्स्ट टॉपिक, इकोनॉमी में रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं पहले वो करवाऊं। ओके, उसके बाद फिर सर्कुलर डेट causes, impacts, way out. Circular debt in the energy sector of Pakistan, its causes, क्या causes हैं, क्यों ये माउंट हो रहा है, its impacts and the way out. स्टेटमेंट मैंने दिया, इसी को एलैबोरेट कर रहा हूं। इंट्रोडक्शन के बाद पहला पॉइंट मेरा क्या होगा, आई वुड गिव अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ सर्कुलर डेट। ये सर्कुलर डेट है क्या भला, कैसे, कोई स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लूंगा। फॉर एग्जांपल मैंने मैगजीन में ड्रॉ किया हुआ है, या सिंपल की पॉइंट्स उसके बता दूंगा इन अ पैराग्राफ फॉर्म
या चंद एक दो पैराग्राफ में बता दूंगा उसके। हाउ डज द एनर्जी सेक्टर ऑफ पाकिस्तान, इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर ऑफ पाकिस्तान ऑपरेट्स, ये कैसे ऑपरेट करता है। देयर आर एनर्जी इंपोर्टर्स इन पाकिस्तान, एनर्जी इंपोर्टर्स बैठे हुए हैं पाकिस्तान में। दे इंपोर्ट ऑयल एंड गैस in the form of LPG and LNG from abroad. Annually हम कितना ऑयल एंड गैस इंपोर्ट करते हैं, अराउंड $17 billion ऑयल एंड गैस हम इतना इंपोर्ट करते हैं एनुअली। A significant portion of this oil and gas is consumed in the production of electricity. मेजर पोर्शन कहां पे कंज्यूम हो रहा है, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में। ये इंपोर्टर्स क्या कर लेते हैं, दे इंपोर्ट द ऑयल, दे हैंड इट ओवर टू PSO, पाकिस्तान स्टेट ऑयल, उसको रिफाइन कर देते हैं, हैंड ओवर कर देते हैं किसको, ट्रांसपोर्ट सेक्टर को, दूसरा हैंड ओवर कर देते हैं टू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर्स, जिसको हम कहते हैं जेनकोज, जनरेशन कंपनीज। सो एक तो इंपोर्टर्स हुए, दूसरा कौन है, जेनकोज, जनरेशन कंपनीज। जनरेशन कंपनीज वुड बी ब्रॉडली डिवाइड इनटू टू कैटेगरीज, वन पब्लिक सेक्टर जेनकोज, प्राइवेट सेक्टर जेनकोज। पब्लिक सेक्टर कौन है, वापडा। प्राइवेट सेक्टर कौन है, IPPs, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स, RPPs, रेंटल पावर प्रोड्यूसर्स। दो, majority of the IPPs and RPPs generate electricity from oil and gas. आपकी जो 100% इलेक्ट्रिसिटी है उसमें से कोई 54% प्लस माइनस प्रोड्यूस हो रही है फ्रॉम ऑयल, कोई 7 to 8% या शायद इससे थोड़ी ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है फ्रॉम गैस, सॉरी 10% के करीब है। सो अराउंड 65% प्लस माइनस आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है फ्रॉम ऑयल एंड गैस, और ये मोस्टली ऑयल एंड गैस कौन सा है, द इंपोर्टेड। दो, तीसरा डिस्कोज, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। डिस्कोज डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है जो बिजली को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सबसे बड़ा कौन, वापडा। दूसरा फॉर एग्जांपल के इलेक्ट्रिक, जो जेन को भी है और डिस को भी है। के इलेक्ट्रिक जेन को भी है, जनरेशन कंपनी भी है, डिस को भी है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी भी है। ये आपका एनर्जी सेक्टर का एक और एस्पेक्ट है। फोर्थ, द बैंकिंग सेक्टर, बैंक्स। बैंक्स प्रोवाइड लोन्स, किसको प्रोवाइड करता है, PSO को। दूसरा IPPs को, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स को। RPPs को, रेंटल पावर प्रोड्यूसर्स को, यानी जेनकोस को भी करता है, डिस्कोस को भी करता है और PSO को भी करता है, प्लस इवन इंपोर्टर्स को भी करता है लोन प्रोवाइड करना। सो दिस इज द एनर्जी सर्कल, ये आपका एनर्जी सर्कल है। आखिर में बात नोट कर दें, इलेक्ट्रिसिटी इज बीइंग जनरेटेड, प्रोड्यूस्ड बाय जेनकोस एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय डिस्कोस। और फिर आता है लास्ट फेज, कलेक्शन ऑफ बिल्स, बिल्स कलेक्ट करना।
कौन करता है? प्राइमरीली वापडा, और दूसरा अदर डिस्कस करते हैं, फॉर एग्जांपल के इलेक्ट्रिक। अब हुआ क्या है कि द माउंटिंग वॉल्यूम ऑफ डेट ओवर द स्टेट, ओवर द गवर्नमेंट, PSO in particular, government in general, जो माउंटिंग वॉल्यूम ऑफ डेट है किसका? एक ऑयल इंपोर्टर्स का, ऑयल एंड गैस इंपोर्टर्स का, दूसरा IPPs का, IPPs का, तीसरा बैंक्स का। The increasingly mounting volume of loan over PSO or the federal government of Pakistan, किसका? That of IPPs, importers, IPPs, importers, and आप बाहर आपके काम ज्यादा हैं बाहर, आप मेरे पास थोड़ा सा बैठेंगे। अगर आपके बाहर काम नहीं है तो आप थोड़ा सा मेरे पास बैठेंगे। ये जो टाइम वगैरह मैं लेक्चर एंड करता हूँ, दूसरा बंदा मौजूद है, स्टॉप ना करे कोई बात नहीं। वो दूसरा बंदा मौजूद है मेरे साथ, जो है कोऑर्डिनेटर मेरे साथ मौजूद है। हाँ अच्छा, उसके बाद फिर so the remaining volume of loan of IPPs, importers and banks over the PSO, Pakistan State Oil, and the government of Pakistan in general, कितना है? 2300 billion rupees, 2300 अरब रुपए लोन इकट्ठा हुआ है फॉर द स्टेट। और ये 2300 अरब रुपए कब से हैं? सिंस 2013। आज in 2013 the government paid off the remaining the loan, the volume of loan of these enterprises। उस onward अभी तक इन्हीं ऑलमोस्ट 8 years में 2300 अरब रुपए लोन जमा हो चुका है of IPPs, importers and banks। क्यों हो रहा है? Why it is happening? Why? आजो मरियान, why it is happening? उसकी होने की जी बिल्कुल स्मूथ, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, ये हो क्यों रहा है? क्लासेस स्मूथ चल रही हैं? ओके, जी, number one major reason why the volume of loan has increased to this dangerous level, जो सर्कुलर डेट है वो इतनी खतरनाक हद तक इंक्रीज क्यों कर गया? वन, मैंने आपको सिर्फ सर्कुलर डेट बताया, ये है क्या, इतना ज्यादा क्यों बढ़ा वो? One major reason for the increase in circular debt is expensive source of electricity generation।
हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का सोर्स है वो बहुत महंगा है। कैसे महंगा है? More than 60 or 64% of electricity of Pakistan is generated from oil and gas. Majority of this oil and gas is imported. वो हम import करते हैं, and this imported oil and gas is paid off in dollars. इस oil को, गैस को जो हम import कर रहे हैं वो डॉलर में पे ऑफ कर रहे हैं। ठीक। अब अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ है? सब्सटेंशियल डिप्रिसिएशन ऑफ रुपी हुआ है। सब्सटेंशियल डिप्रिसिएशन ऑफ रुपी हुआ है। हम तो डॉलर में पे ऑफ करते हैं, लेकिन डॉलर अगर हम पे ऑफ डॉलर में कर रहे हैं तो उसके लिए वो डॉलर तो हम रुपी में खरीदेंगे। गवर्नमेंट क्या करती है? मार्केट से डॉलर खरीदती है इन रुपी, रुपी के जरिए डॉलर को खरीद लेती है और फिर पे ऑफ करती है टू द एक्सटर्नल सोर्सेज। अब डॉलर तो, ऑयल तो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, गैस तो हम इंपोर्ट करते हैं, पे ऑफ हम डॉलर में करते हैं, और वो डॉलर जो हम उनको पे ऑफ कर रहे हैं उसको हमने खरीदा होता है किससे? रुपी के जरिए। अब इन द पास्ट 3 years, पिछले 3 साल में रुपी हैज ट्रेमेंडसली डिप्रिशिएटेड। कैसे? 103 अगेंस्ट $1, 103 अगेंस्ट $1। अभी अलग टॉपिक ही आपको पढ़ाने लगा हूं। 103 रुपीज अगेंस्ट $1 2018 में रेट था। अब 160 प्लस माइनस अगेंस्ट $1। तो हम पे लोन क्यों जमा होता जा रहा है? एक बड़ी वजह एक्सपेंसिव कॉस्ट है, क्योंकि ऑयल और गैस बेस्ड है, जिससे हम बिजली प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज वेरी एक्सपेंसिव। दूसरा, इट इज मोर एक्सपेंसिव because of IPPs and RPPs, or the expensive agreements being made with IPPs and RPPs. IPPs और RPPs के साथ जो हमने एग्रीमेंट किए हुए हैं, रेंटल पावर प्रोड्यूसर के साथ, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर के साथ जो हमने एग्रीमेंट किए हुए हैं, वो एग्रीमेंट क्या है? वो हाईली एक्सपेंसिव है। क्यों एक्सपेंसिव है? एक, वो प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम ऑयल एंड गैस, मोस्टली ऑयल। दूसरा, ये पॉइंट अब मैंने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया, यहां पे सिर्फ हाईलाइट किया। दूसरा, द एग्रीमेंट्स विद IPPs एंड RPPs आर वेरी एक्सपेंसिव। जो एग्रीमेंट्स हमने किए हुए वो बहुत महंगे हैं। कैसे महंगे हैं? All the IPPs and RPPs are to be paid off in dollars. उनको हमें किस में पे करना पड़ता है? डॉलर्स में। As for international या multinational companies or foreign IPPs are concerned, it is understandable that they would be paid off in dollars. जो बाहर की कंपनीज हैं, जिन्होंने ये जनरेशन कंपनीज इंस्टॉल कर रखी है, उनको तो हम डॉलर में पे करना पड़ेगा, that is understandable. But there are a series of Pakistani-based local generation companies. They are also paid in dollars. उनको भी हम डॉलर में पे ऑफ करते हैं। एक प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम ये कैसे एक्सपेंसिव है कि whether a particular IPP or GENCO generates इलेक्ट्रिसिटी और नॉट, क्या वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रही है या नहीं कर रही है, अ प्रिंसिपल अमाउंट हैज टू बी पेड ऑफ बाय द स्टेट।
हमने एग्रीमेंट किया आईपीपीज के साथ, और ये कब किया? पहले 1991 में, कि a principal amount would have to be paid off. मतलब क्या? A GENCO or IPP that is to generate 1000 megawatt electricity. For example, उसने generate करनी है 1000 megawatt. गवर्नमेंट के साथ वो एग्री कर गई है कि 33% of the cost of the generation would have to be paid off, even if the GENCO or IPP is not generating even a single megawatt. अगर प्रोड्यूस कर रही है तो फिर तो पे करने पड़ेंगे, लेकिन अगर प्रोड्यूस नहीं भी कर रही है तब भी उसको 33% पे करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एग्रीमेंट किया हुआ है। अब मुसीबत क्या है कि एग्रीमेंट की जो मुद्दत है, टेन्योर है, वो कितना है? 10 साल। तो आप चाहें या ना चाहें आपको वो पे करना पड़ेगा। अब मजीद प्रॉब्लम क्या है इसी में? द एग्रीमेंट्स मेड इन 1991, पहले एग्रीमेंट आईपीपीस के हमने कब किए? 1991 में किए। दे शुड हैव बीन रीनेगोशिएटेड इन 2001। अनफॉर्चुनेटली नहीं हुए टिल 2019 एंड 20। हमने रीनेगोशिएट किए ही नहीं। फिर द एग्रीमेंट्स मेड इन 2002, जो 2002 में किए, वो दे शुड हैव बीन रीनेगोशिएटेड इन 2012, उनको भी हमने रीनेगोशिएट नहीं किया। तो लैक ऑफ द विल, लैक ऑफ क्या कहते हैं, परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट, हमने रीनेगोशिएट ही नहीं किए। बट इनको हम पे करते रहे और बेतहाशा पे करते रहे। फिर जो 2011 में एग्रीमेंट किए उनको हमने रीनेगोशिएट करना है 2021 में। 2014 में जो हमने एग्रीमेंट किए उनको 2024 में करना होगा। तो 2021 वाले 2024 वालों के साथ तो रीनेगोशिएशन प्रीडोमिनेंटली अभी भी पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर वो खुद वॉलंटियर करे, फॉर एग्जांपल 4 चाइनीज आईपीपीज ने वॉलंटियर किया, 2 पाकिस्तानी आईपीपीज ने वॉलंटियर किया। तो एक तो एक्सपेंसिव कॉस्ट है जनरली ऑयल एंड गैस, दूसरा आईपीपीज के साथ एग्रीमेंट बहुत महंगे हैं। कैसे महंगे हैं? 3-4 बड़ी बातें मैंने आपको बताई। तीसरा बड़ा मसला क्या है कि द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान इज सीरियसली आउटडेटेड। हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो सीरियसली आउटडेटेड है। कैसे आउटडेटेड है? द लाइन लॉस इन साउथ एशिया इज द हाईएस्ट इन पाकिस्तान, इट इज अबव 17%। चाइना में लाइन लॉस कितना है? मैक्सिमम 3%। क्यों? उन्होंने रिसेंट मोर सोफिस्टिकेटेड ट्रांसमिशन लाइंस लगाए हुए हैं, हमने वो नहीं किया। वेदर लोकल डिस्ट्रीब्यूशन है या मेन जो आपके कहते हैं ट्रांसमिशन लाइंस, हमने वो नहीं किया। और अगर हम इसको ओवरऑल ओवरहॉल करेंगे, पाकिस्तान नीड्स एटलीस्ट $46 बिलियन, 46 अरब डॉलर हमें चाहिए इसके लिए। क्या हुआ इन द पास्ट फ्यू इयर्स, पिछले चंद सालों में, or last 1 decade, more and more focus was made on generation, but that also an expensive generation, cheaper nahi, expensive generation, but no focus was made on the transmission lines. अब हमारे पास बिजली क्या है? मोर देन रिक्वायर्ड है। जनरेशन कैपेसिटीज हमारे पास मोर देन रिक्वायर्ड है, लेकिन हमारा जो आउटडेटेड ट्रांसमिशन लाइन है, इट डज नॉट हैव द कैपेसिटी
टू टेक अप द लोड, वो इतना लोड अफोर्ड नहीं कर पाते, ट्रिप कर जाते हैं चीजें। अभी 2020 में हमने जो पूरे पाकिस्तान में ब्लैकआउट हमने देखा, क्यों हुआ? दैट वाज द रीजन। मजीद इसी में डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हमारा प्रॉब्लम क्या है? दैट इज इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट, बिजली चोरी बेतहाशा है। और ये बिजली चोरी मोस्टली कौन करता है? नंबर 1 एलीट करता है, इंडस्ट्रियल एलीट करता है, एग्रीकल्चरल एलीट करता है, और उसके बाद फार फ्लंग एरियाज में, पेरिफेरीज में ज्यादा चोरी होती है। तो रिजल्टेंटली the cost of electricity generation is huge while the collected amount is considerably less। जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बेतहाशा ज्यादा है और कलेक्शन हमारी क्या है? बहुत कम है। इंपैक्ट क्या हुआ है? अनइमेजिनेबली एक्सपेंसिव इलेक्ट्रिसिटी, बेतहाशा एक्सपेंसिव इलेक्ट्रिसिटी है। पूरे साउथ एशिया में सबसे महंगी बिजली कौन जनरेट करता है? हम। नाउ एक्सपेंसिव इलेक्ट्रिसिटी generation means drastic impacts on Pakistan, negative impacts on Pakistan, economy of Pakistan. कैसे? Expensive electricity would mean expensive industrial products, industrial productions। जितनी भी आपके इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स प्रोडक्शन है वो महंगी होगी। क्यों? क्योंकि बिजली महंगी है। Numerous factors contribute to the production cost of a product. Labor rates, purchase of the raw material, taxes, and more importantly, the price of electricity. हमारे यहां क्या प्रॉब्लम है? Electricity is unimaginably expensive. Automatically, industrial products of Pakistan are expensive. Means they are unable to compete with the foreign products, both in the foreign world and the national market of the country. बाहर के प्रोडक्ट के साथ हमारे प्रोडक्ट compete नहीं कर पाते, either in the international market or local market. प्रॉब्लम। सो इससे क्या हो रहा है? इंडस्ट्रियल डिक्लाइन। दूसरा, ट्रेड डेफिसिट इज माउंट हैज बीन ऑन द राइज। ट्रेड डेफिसिट हमारा बढ़ता रहा है, ever increasing trade deficit. Mazid, burden over the general consumer has been immense. General consumer पे oil and gas tariff का जो burden है वो बेतहाशा है। जनरल कंज्यूमर पे जो बिजली की जो प्राइस है पर यूनिट कॉस्ट है वो बहुत महंगी है। क्यों? क्योंकि बिजली प्रोडक्शन आपकी महंगी है। At least 20%, if not more, of the earning of the salaried class or common families in Pakistan goes only in paying off the electricity and gas tariffs, bills. तो बेतहाशा बर्डन है ऑन कॉमन कंज्यूमर। इट्स नॉट ओनली द प्रॉब्लम विद द कॉमन कंज्यूमर, जनरल मार्केट पे आपका ये प्रॉब्लम है। जो शॉप्स हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं वगैरह, यही प्रॉब्लम। तो उसकी वजह से वो क्या करने पड़ते हैं? वो प्रोडक्ट महंगे कर देते हैं। यही प्रॉब्लम आपके एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ, क्योंकि आपका एटलीस्ट 30 to 35% ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इज बेस्ड ऑन ट्यूबवेल्स। अगर वो बिजली के साथ लिंक्ड है, सोलर पे नहीं है, इट्स वेरी एक्सपेंसिव सोर्स। फॉर एग्जाम्पल,
implications बता रहा हूं. वे आउट क्या है? नंबर 1, renegotiate the deals with IPPs and RPPs. All the IPPs installed in 1991 and 2002, the government renegotiated deals with all those IPPs. उनके साथ तो renegotiate हो गए. For example, कैसे? Principal amount would be no more paid. No more payment or paying off the principal amount. यानी 33% की amount हम pay नहीं करेंगे. मतलब simple क्या होगा? If it is producing electricity, government would pay off. Otherwise, it won't. दूसरा, all the Pakistan-based IPPs, जो local IPPs हैं, उनको pay off किया जाएगा in rupee, not in dollar. उनको हम रुपये में पे कर रहेंगे, डॉलर में नहीं. ठीक. सो इनके साथ रीनेगोशिएशन होना जरूरी है. और अब 2011 में जो हमने आरपीपीज लगाए थे वो 2021 में ड्यू हो रहे हैं. इसी 2021 में ड्यू हो रहे हैं मेरे हमें बाय सितंबर अक्टूबर. तो हमने एट फर्स्ट हैंड या एट फर्स्ट ग्लांस सबसे पहला काम क्या करना है? उनके साथ भी रीनेगोशिएट करना है. 2014 वालों को हम क्या करेंगे? मोरली एब्लॉइज करेंगे, पॉलिटिकली एब्लॉइज करेंगे, लीगली नहीं कर सकते कि वो हमारे साथ रीनेगोशिएट करें. एक काम. दूसरा काम क्या करना है? The governance of WAPDA and other discos is to be improved. जो गवर्नेंस है, रेट ऑफ द स्टेट है, स्पेशली यानी WAPDA और अदर डिस्कोस, उनको हमने इंप्रूव करना है. कैसे? बिजली चोरी नहीं होने देनी. और हमने देखा कि पिछले साल कोई 84 बिलियन रुपीस इजाफा हुआ है इन द कलेक्शन ऑफ WAPDA. क्यों? क्योंकि उसने रेट को किसी हद तक इंप्रूव किया है. यही चीज आपके पब्लिक सेक्टर के और प्राइवेट सेक्टर के जितने भी डिस्कोस हैं उन्होंने ये करना है. चोरी नहीं होने देनी है, कलेक्शन को प्रॉपरली करना है. उसके लिए नंबर 1 क्या करना है? अपने एम्प्लॉइज की सैलरीज को या फाइनेंशियल बेनिफिट्स को इंक्रीज करना है. दूसरी तरफ पे लोगों को क्या कहते हैं, सजाएं देनी है जो चोरी कर रहा है. पनिशमेंट टू दोज हु आर इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट. सो गवर्नेंस को इंप्रूव कर दो. ये दोनों शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन हैं. लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस क्या है? चीपर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में जाना होगा. और वो क्या है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स. कैसे? फ्रॉम 1947 till 2017, the total installed capacity of hydroelectric project was around 12,000 megawatt. अब 2017 till 2027, 2017 to 2027 हम कितनी जनरेट करने लगे हैं? 15,000 मेगावाट, 15,000 मेगावाट बिजली जनरेट करने लगे हैं. नंबर 1, सूखी किनारी, नीलम जहलम हो गया है. उसके बाद फिर करोट, कोहाला, पीर महल, आजाद पतन, दासू, ममंद डैम, दियामर बाशा. एक तो हमने ये फोकस करना है. दूसरा, चीपर इलेक्ट्रिसिटी में हमने फोकस करना है ऑन विंड प्रोजेक्ट्स. विंड प्रोजेक्ट्स अलोन इन बलूचिस्तान, जो बॉर्डरिंग एरिया ऑफ बलूचिस्तान विद ईरान एंड अफगानिस्तान है, दैट इज मोर सुटेबल फॉर विंड प्रोजेक्ट्स. क्यों? वहां पे स्पीड ऑफ जो फ्लो ऑफ एयर है वो ज्यादा है. तो वहां पे
500 मेगावाट के प्रोजेक्ट्स इंस्टॉल होने लगे हैं, लैंड रिक्विजिशन हो चुकी है 500 मेगावाट, और वो कौन करेगा? ये हमारी क्या कहते हैं एंग्रो कंपनी कर रही है। इसी तरीके से जो हमारा कोस्टल बेल्ट है वहां पे भी स्पेशली ठट्टा, बदीन, जमपीर, यहां पे कोई 500 मेगावाट प्लस के प्रोजेक्ट्स इंस्टॉल होने हैं, कुछ हो गए हैं, कुछ इंस्टॉल हो रहे हैं, कुछ ने होना है। सो विंड प्रोजेक्ट्स पे फोकस करना होगा, मोर एंड मोर शिफ्ट ऑन सोलर पैनल जाना होगा हमें। कैसे? कायद-ए-आज़म सोलर पावर प्लांट। दूसरा, डोमेस्टिक शिफ्टिंग हमने करनी है, लोग घरों की शिफ्टिंग करने ऑन सोलर। आप जितने भी आपके फार फ्लंग एरियाज हैं, आप चले जाओ सदर्न पंजाब, आप इंटीरियर सिंध चले जाओ, बलूचिस्तान चले जाओ, मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स में चले जाओ, आपको सोलर पैनल पे शिफ्टिंग बहुत ज्यादा नजर आएगी। मजीद ट्यूबवेल जो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, उनको शिफ्ट कर दो ऑन सोलर, जो कि हम कर रहे हैं। इसी तरीके से फिर स्कूल्स हैं, मदरसाज हैं, मॉस्क्स हैं, प्लस स्ट्रीट लाइट्स हैं, उनको शिफ्ट करना है, और जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स हैं उनको शिफ्ट करना है, जो कि हम कर रहे हैं ऑन सोलर। ठीक, ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है। तो चीपर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पे फोकस करना होगा। द चीपर द इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, the cheaper the industrial production, the lesser the burden on the common consumer. Next, एक और, that is revamping the distribution sector, distribution network in Pakistan. Distribution network को हमें revamp करना होगा। जो मेन ट्रांसमिशन लाइंस हैं, जो 11,000 वाट के है वो। दूसरा, जो लोकल डिस्ट्रीब्यूशन है सिटीज में, रूरल एरियाज में, उनको हमने मॉडर्न ट्रांसमिशन लाइंस पे शिफ्ट करना है। इट वुड बी एन अपहिल टास्क, ये बड़ा अपहिल टास्क होगा, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? बीओटी मॉडल कर सकते हैं, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर। बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर पे जा सकते हैं। ये मॉडल पे चाइनीज कंपनीज को एनकरेज करें कि वो इन्वेस्ट करें, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर। दूसरा, हम आहिस्ता आहिस्ता शिफ्टिंग करते जाएं और फिर लोकल डिस्ट्रीब्यूशन से शुरू करें। जो लोकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसको नया करना शुरू कर दें, जिसको हमने किसी हद तक शुरू कर दिया है। इस्लामाबाद में हो चुका है, वाकेंट में हो चुका है, पेशावर सिटी में हो चुका है, लाहौर में हो रहा है, वगैरह वगैरह। लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? आपको ये ट्रांसमिशन सिस्टम ओवरहॉल करना पड़ेगा। ठीक, ये टॉपिक भी आप लोगों का हो गया है। 746 वो क्या नाम है, हमारे जो कोऑर्डिनेटर है, नोट कीजिएगा, ये टॉपिक भी खत्म हो गया, क्योंकि आप लोगों ने ये सिंगल सिंगल अपलोड करने होंगे। ठीक, तीसरा टॉपिक अभी हम ब्रेक कर रहे हैं, आपको सिर्फ रिवाइज करवा दूं, बता दूं कि टॉपिक मैं करवाऊंगा, दैट इज डिप्रिसिएशन ऑफ रुपी एंड इट्स इम्प्लीकेशंस एंड वे आउट। डिप्रिसिएशन ऑफ रुपी impacts way out। उसके बाद फिर पढ़ाऊंगा दैट इज पॉजिटिव इकोनॉमिक ट्रेंड्स इन पाकिस्तान। पॉजिटिव इकोनॉमिक ट्रेंड्स इन पाकिस्तान क्या है वो पढ़ेंगे। ठीक है, ब्रेक कीजिएगा। इट्स 7:47 और 48, तो वी विल बी बैक बाय शार्प 8:05। 8:05 तक मैं वापस आऊंगा। ठीक है, ब्रेक कर लीजिएगा।
तो क्या हम बात कर रहे थे, आपको आवाज आ रही है? मेरी आपको आवाज आ रही है? आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो, हम क्या बात कर रहे थे? ये सब भाई बताया नहीं मुझे। आई थिंक 20 मिनट तो करेंगे। जैसे नहीं आप जैसे ब्रेक से वो आने लगेंगे ना, मैं आपको कॉल करूँगा। जैसे वो आएंगे ना ऊपर वापस दोबारा शुरू करेंगे, मैं आपको कॉल करूँगा तो आप
शुरू करें? नहीं, शुरू करें। लाइव चल रहा है। लाइव, गुड, एक्सीलेंट। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और टॉपिक जो हमने भी पढ़ना है, ये मैट्रिक्स की चेंज कर दें, दैट इज depreciation of the currency, its impacts, its reasons, its impacts, and the way out. एक पैराग्राफ बिल्ड करेंगे इंट्रोडक्शन के बाद ओवर द डिप्रिसिएशन ऑफ रुपी। रुपी की डिप्रिसिएशन कैसे कैसे हुई है उस पे पैराग्राफ बिल्ड करेंगे। और उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कर दो, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कर दो, या रिवर्स क्रोनोलॉजी में भी कर सकते हो, आपकी मर्जी, लेकिन बेहतर है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कर दो। In the year 2007 and 8, 2008 में, the price of rupee against dollar was 62 rupees against $1. In the year 2013, it was around 84 rupees against $1. In the year 2014, from the year 2014 till 2018, 14 से लेके 18 तक, बल्कि 17 कहिएगा, 17 तक, the overall rupee depreciated from 107 to 103 to 127. Thank you, beta Khushro. Okay, 103 से 127 पे चली गई। उसके बाद मई 2018 से जुलाई 2018, 3 months, मई जून जुलाई, डिप्रिसिएशन हुई फ्रॉम 103 to 127। 2018 में रुपी डिप्रिशिएट कर गई, कहां तक आ गई? फ्रॉम 84 टू 103 तक आ गई। 2018 तक ये रहा, यानी 14 से 18 तक। उसके बाद मई जून जुलाई 2018 में डिप्रिसिएशन हुई फ्रॉम 103 टू 127। और उसके बाद फिर दिसंबर 2018 में 127 to 137 जंप आया। And currently the price of rupee is around 160 plus minus against rupees, PKR against $1. So abnormal depreciation of rupee in the past 1 decade and a half. पिछले 1 दहाई प्लस में abnormal depreciation of rupee हुई है। क्यों हुआ है ऐसा? Number 1, quantitative easing. Quantitative easing is the major factor responsible for the depreciation of rupee. How? It is a process through which a state bank of a country prints notes against dollar reserves. Yeah, it is a phenomena in which the state bank of a country prints notes or more notes against the currencies, against the currencies
with which the currency of the country is pledged or conditioned. कैसे? The printing of rupee is conditioned with 5 different currencies in the world: dollar, pound, euro, रियाल, यन. इनके खिलाफ हमारी करेंसी कंडीशनड है. So the country or the State Bank of Pakistan has to have more dollars or pounds or euros or the rest of the currencies. Either of the currencies होना, all का नहीं, either of the currency का होना must. Either of the currency, primarily dollar. To print more rupee, to print more PKR, we need more dollars. If the dollar reserves are less, or the other currency reserves are less, automatically क्या होगा? Depreciation of rupee होगी. Depreciation of rupee मतलब क्या? Whenever a state bank prints more notes than the dollar reserves or other reserves, यानी बाकी जो 4 currencies हैं, depreciation is a natural result. This is quantitative easing, and that's what has been happening in Pakistan for the past few decades. State Bank has to print more notes. Kyun? There is a demand in the market. There is a gap in circulation of the currency. Resultantly, हमें print करना पड़ता है more notes. अब उतने dollars हमारे पास available नहीं होते. Result क्या है? Depreciation. 1. Second, the demand and supply phenomena has been primarily responsible for the depreciation of rupee. Demand and supply phenomena, dollar, depreciation of rupee. Appreciation of dollar, depreciation of rupee because of demand and supply phenomena. कैसे? Like any other trade in the world, currency trading is a major trade phenomena. किसी भी ट्रेड की तरह currency trade एक major phenomena, एक major trade है. So it is in Pakistan. मतलब क्या? Rupee versus dollar sale purchase is common. Rupee versus dollar sale purchase is common in Pakistan. अब this sell purchase is dependent on demand and supply phenomena. Problem क्या है? There is more demand of dollar in the market, that is commercial banks and stock exchange. More demand of dollars in the stock exchange, in the commercial banks, more demand hai. Against the supply. Supply of dollar is less, demand is more. Automatically क्या हो जाता है? Depreciation of rupee, appreciation of dollar. Dollar appreciate कर जाता है क्योंकि demand ज़्यादा, supply कम है. Exactly vice versa is the case with rupee. Demand is less, supply is more. Demand कम है, supply ज़्यादा है of rupee. तो हमारे मुल्क में डॉलर की अवेलेबिलिटी कम है. मतलब क्या? The price, in simple words, the price of rupee is directly conditioned to the availability of dollar in the market. हमारे क्या है? Depleting dollar reserves. Every year हमारे dollar reserves abnormally deplete करते हैं.
क्यों करते हैं? 1 ट्रेड डेफिसिट, क्यों करते हैं? डेट सर्विसिंग, ट्रेड डेफिसिट, डेट सर्विसिंग। तीसरा डॉलर फ्लाइट इन द फॉर्म ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, डॉलर फ्लाइट इन द फॉर्म ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। तो आपके मुल्क से डॉलर बाहर निकलता है, जब डॉलर बाहर निकलता है तो ऑटोमेटिकली डॉलर की प्राइस बढ़ जाती है, रुपी गिर जाती है, क्योंकि रुपी इज कंडीशनड अगेंस्ट डॉलर, डिप्रिसिएशन। तो तीसरी बड़ी वजह व्हाई रुपी इज डिप्रिशिएटेड। देखिए, इकोनॉमी बेस्ड चीजें मैं इसलिए करवा रहा हूं कि इस हुकूमत का जो पल्स है ना, पेपर्स नॉर्मली किस तरह बनते हैं, जो हुकूमत इन पावर होती है उसी तरीके से जो पब्लिक सर्विस कमीशन हैं वो भी उनका एक सॉफ्ट टेल्ट नजर आ रहा होता है टुवर्ड्स द गवर्नमेंट। तो वो चीजें नजर आ रही हैं कि ऐसा कुछ होगा। सिंगल नेशनल करिकुलम पे लोकल गवर्नमेंट पे कुछ ना है, ऐसा नहीं हो सकता। इट हैज टू बी देयर। इकोनॉमी पे कुछ ना है, इट हैज टू बी देयर। ठीक है, टूरिज्म पे मैं फिर कहता हूँ कि कुछ ना कुछ आएगा। अगर ऐसे ना आए तो पकाफेर में क्वेश्चन आएगा जरूर कहीं। So major policy options initiated by the government, जो empower गवर्नमेंट है पार्टी, उनके मेजर इनिशिएटिव्स पे क्वेश्चन जरूर आएंगे। फॉर एग्जांपल, प्रीवियस गवर्नमेंट वाज मोर ऑब्सेस्ड विद CPAC, दिस गवर्नमेंट इज मोर ऑब्सेस्ड विद करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह, ये सारी चीजें तो वो आएंगे। ठीक, you have to be smart enough to pick such things. Yeah, okay. Now, तीसरा बड़ा क्या है रीजन why the rupee has depreciated? The indirect control that was kept for more than 5 years was removed by the government, and the rupee was left to compete dollar on its own, which it could not, जो ना कर सकी। जो indirect control था over the price fixation of rupee was removed, and rupee was left to allowed to compete dollar on its own, which it could not, जो ना कर सकी। The weak rupee could not compete the mighty dollar. Result was abnormal depreciation. Now, यहां पे साथ नोट कर दें, जस्ट हाईलाइट के एग्जामिनर को पता है कि आपको इन चीजों की समझ है कि there are two kinds of currencies, either fixed or floating. Primarily two kinds of currencies, fixed or floating. Fixed, the one the price of which is being fixed by the state. Floating, the one the price of which is being decided by the market forces. फिर तीसरा एक किस्म आता है in between the two, that is indirect control by the state. State क्या करता है? Indirect control करता है। कैसे? Floating more dollars into the private market. Floating more dollars into the private market in order to stabilize the price of a currency. ये इनडायरेक्ट कंट्रोल का फॉर एग्जांपल एक तरीका। हम क्या करते रहे? The government of Pakistan acquired more and more loans from external sources, IMF, World Bank, Asian Development Bank, Chinese banks, and there is a long list. Islamic Development Bank, उनसे हम लोन लेते रहे, and the dollars were floated by the state bank into the private markets, that is the stock exchange and commercial banks. डॉलर को लोन की सूरत में लिया गया, स्टेट बैंक ने उसको रिलीज कर दिया इनटू द कमर्शियल बैंक्स एंड स्टॉक एक्सचेंज। रिजल्टेंटली क्या हुआ? मोर अवेलेबिलिटी ऑफ डॉलर वाज इंश्योर्ड। उससे क्या हुआ? द प्राइस ऑफ रुपी वाज आर्टिफिशियली मैनेज्ड। आर्टिफिशियल मनी हमने मैनेज कर दिया, बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ? Price of rupee was artificially managed, but on the other hand, mounting volume of loan bana. Loan has become an existential problem for the state. The state is now seriously under debt trap. हम annually 10 to 12 billion dollars in one fiscal year बाहर सोर्सेज को पे ऑफ करते हैं। 10 to 12 billion dollars
in one fiscal year हम पे ऑफ करते हैं। तो वॉल्यूम और लोन में बेतहाशा इजाफा हुआ। हमने रुपये को तो स्टेबलाइज कर दिया आर्टिफिशियली, लेकिन डॉलर में बेतहाशा डॉलर की वो जो वॉल्यूम ऑफ लोन है इन द फॉर्म ऑफ डॉलर, उसमें बेतहाशा इजाफा हुआ। तो मजीद लोन स्टेट अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए क्या किया, the state bank stopped providing or releasing dollars into the private market. तो उससे क्या हुआ, rupee could not compete the dollar. Depreciation हुई 127 to 137, 137 to 160 in the past 2.5 years. Next. मजीद इम्पैक्ट क्या पड़े ऑफ द डिप्रिसिएशन। नंबर 1, सबसे बड़ा इम्पैक्ट ऑफ द डिप्रिसिएशन इज माउंटिंग इन्फ्लेशन or rising price hike or rising price hike across Pakistan. कैसे? Almost every foreign product got more and more expensive in the local market of Pakistan. हर बाहर का प्रोडक्ट हमारे यहाँ महंगा हुआ, be it ऑटोमोबाइल्स, वो ऑटोमोबाइल्स थे, उनके स्पेयर पार्ट्स थे, और इलेक्ट्रॉनिक्स थे, और एडिबल ऑयल था, और हाइड्रोकार्बन्स थे, और पल्सेस थे, और मोर जो हम इंपोर्ट करते हैं, वो तमाम महंगे हो गए। क्यों महंगे हो गए? बिकॉज these foreign products are being purchased in dollars from the international market. उनको हम क्या करते हैं, डॉलर में परचेज करते हैं फ्रॉम द इंटरनेशनल मार्केट, और फिर दे बीइंग सोल्ड इन द लोकल मार्केट इन रुपी। लोकल मार्केट में उसकी सेल परचेज होती है रुपी में। अब रुपी हैज abnormally depreciated against dollar. A product, the price of which is $1. If it was $1 in 2018, 2018 में अगर $1 उसकी प्राइस थी, तो 103 rupees were to be paid off. For $1, 103 रुपये को हम पे करते थे। अब कितना पे करते हैं? 160 depreciation. Foreign products got expensive. दूसरा, even locally produced products also got expensive. Locally produced products भी महंगे हो गए। कैसे? Majority of the locally produced products are based on imported hydrocarbons. वो imported hydrocarbon पे बेस करते हैं. Oil and gas being imported from abroad, through which electricity is being generated. That is expensive. Automatically हमारे local product क्या हो जाते हैं? Expensive.
other raw materials for the finished goods in Pakistan being imported from abroad. Raw material के लिए finished goods in Pakistani industry के लिए हम raw material क्या करते हैं? Import करते हैं abroad. सबसे बड़ा raw material क्या है? Oil and gas. जो वो import करते हैं from abroad. हम purchase करते हैं in dollar. In the past few years, तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ है? Locally produced products also got expensive. वो भी महंगे हो गए. मजीद क्या हुआ? Abnormal burden on the kitchen and pocket of every family, every individual. हर किसी के क्या कहते हैं किचन पे, हर किसी के पॉकेट पे डाका डाला गया है. वैसे डाका कहना नहीं है. So abnormal pressure आया उस पे. For example, electricity got expensive. एक. दूसरा, pulses got expensive. Beverages got expensive. Edible oil got expensive. And many more things. तो आपका किचन, आपका डायरेक्ट पॉकेट पे बड़ा असर पड़ा है. इन्फ्लेशन, प्राइस हाइक. उसके अलावा मजीद हमें क्या नुकसान पहुंचा? That is, the volume of foreign loan has tremendously increased because of depreciation of rupee. Because of depreciation of rupee, foreign volume increase कर गया. The local sources, that is State Bank and commercial banks, are being paid off in rupee because loan is required from them in rupee. That's not a problem. वो मसला नहीं है, क्योंकि उनको हमने रुपी में लोन लिया था, उनसे रुपी में पे करेंगे. But external sources, that is IMF, World Bank, Asian Development Bank and other external sources, उनका हमने लोन लिया है किसमें? डॉलर में. प्लस जो IPPs हैं, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स हैं, उनको हमने पे ऑफ करना है इन डॉलर्स. अब क्या हुआ? रुपी डिप्रिशिएटेड अगेंस्ट डॉलर. If in 2018 for $100,000, $1,000 के लिए, for $1,000 हमें 103,000 रुपीस पे ऑफ करने पड़ते थे. For $1,000 103,000 रुपीस पे ऑफ करने पड़ते थे. अब 160,000 रुपीस पे ऑफ करने पड़ते हैं. तो आपके ऊपर वॉल्यूम ऑफ फॉरेन लोन बेतहाशा बढ़ गया. अब क्या करते हैं? The government of Pakistan purchases dollar from the market and pays it off to the external sources in the form of loan. जो हमने लोन लिया है, डेट सर्विसिंग हम पे ऑफ करते हैं. वो कैसे करते हैं? रुपी में डॉलर को खरीद लो, परचेज डॉलर थ्रू रुपी फ्रॉम द मार्केट एंड पे इट ऑफ the sources, that is IMF, इन मॉनेटरी बॉडीज को पे कर दो, प्लस IPPs को पे कर दो. सो लोन में इजाफा हुआ है. इम्पैक्ट्स. वे आउट क्या है? नंबर 1, ये जर्नल स्टेटमेंट दे दो. The price of rupee cannot stabilize. The price of rupee cannot stabilize until and unless more and more dollar is not made available in the market. जब तक हम मार्केट में ज्यादा से ज्यादा डॉलर को अवेलेबल नहीं करेंगे, तब तक रुपी स्टेबल नहीं हो सकती.
and how the dollar could be the volume of dollar or more availability of dollar could be ensured in the market. One, reduce the trade deficit. ट्रेड डेफिसिट को रिड्यूस कर दो, मतलब क्या, डॉलर फ्लाइट अब्रॉड को कम कर दो और डॉलर की इनफ्लक्स को बढ़ा दो इन द ट्रेड फिनोमेना, यानी ट्रेड डेफिसिट को रिड्यूस कर दो। अभी वो पढ़ाता हूं आपको अलग एक पैराग्राफ, अभी बाद में दूसरे टॉपिक में ये बिल्ड हो रहा है। दूसरा, इंक्रीज इन रेमिटेंसेस, रेमिटेंसेस में इजाफा करो, रेमिटेंसेस में इजाफा करो। कैसे, अभी वो बता रहा हूं अलग। दो, तीसरा, इंक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट में इजाफा करो। तीन, फोर्थ, जो क्या कहते हैं एग्जिस्टेंशियल सोल्यूशन है, एक्वायर लोन इन द फॉर्म ऑफ डॉलर, लोन को एक्वायर कर दो इन द फॉर्म ऑफ डॉलर, जो हमने किया 2018 में। 2018-19 में हमने लोन को एक्वायर किया। इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करता हूं, कहां से किया। $6 billion बेल आउट पैकेज फ्रॉम सऊदी अरेबिया, $6.2 billion, and identical package was announced by UAE to Pakistan. उसके बाद फिर चाइना ने $4 billion लोन प्रोवाइड किया टू पाकिस्तान। फिर रशिया ने $3 billion का जो बेल आउट पैकेज था वो अनाउंस किया। सऊदी अरब का, यूएई का और कतर का, इन तीनों का $3 billion किस पे था, द प्रोविजन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स ऑन क्या कहते हैं डिफर्ड पेमेंट। ऑयल अभी देंगे और डेफर्ड पेमेंट पे हम, यानी पेमेंट बाद में करेंगे, हम लोग डेफर्ड पेमेंट इसको कहते हैं, ठीक। उसके बाद आईएमएफ ने $6 billion का पैकेज हमारे लिए अप्रूव किया और अब हम एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ $8 billion पैकेज पे बातचीत कर रहे हैं, ठीक। हाउ टू स्टेबलाइज रुपी, मैंने आपको की पॉइंट बताने की कोशिश की। स्ट्रक्चर, एक और क्वेश्चन, दैट इज द पॉजिटिव इकोनॉमिक ट्रेंड्स इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो पॉजिटिव इकोनॉमिक ट्रेंड्स हैं वो क्या है। इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन दोनों ही नहीं दे रहा हूं, बॉडी के की पॉइंट्स दे रहा हूं। नंबर 1, there is a substantial increase, decline in the trade deficit, increase नहीं, decline in the trade deficit of Pakistan। एक substantial decline आया है in the trade deficit of Pakistan। पाकिस्तान के ट्रेड डेफिसिट में एक substantial decline आया है, and even more decline is expected in the years to come। कैसे आया? In the fiscal year 2017-2018, 17-18 में the total trade deficit was well above $35 billion। In the year 2018-2019, ये पहले 17-18 मैंने कहा, अब 18-19 कह रहा हूं, it was reduced to $31 billion, $31 billion। 1920 fiscal year की बात हो रही है, 1920 में $27.3 billion हुआ। और ये कट कैसे आया? Primarily by imposing protectionist measures, higher tariffs on foreign products were imposed
Resultantly, those products got expensive. The import of those products was discouraged. Resultantly क्या हुआ, $8 billion का हमने ट्रेड डेफिसिट रिड्यूस कर दिया. अब this is a timely solution but not permanent solution. Permanent solution ये नहीं है. Permanent solution क्या है? Increase in exports. Exports में इजाफा करो. There are positive trends in the increase of exports of the country, जो visible होना शुरू हुए 2020 onward, 2020 and onward. कैसे? From July 2020 till December 2020, 6 महीने, 6 months, क्या हुआ? Each month, the exports of finished goods was well above, on average, was well and above $2 billion. It never happened in the history of Pakistan that $2 billion per month हमारा average export हो of finished goods. साथ साथ में, और ये मोस्टली क्या हुआ, टेक्सटाइल में बूम आया. उसके मल्टीपल रीजंस आई. एक, इंडिया एंड चाइना का जो टेक्सटाइल सेक्टर था वो क्या कर दिया, वो बंद हुआ, तो ऑटोमेटिकली हमसे डिमांड बढ़ गई. एक तो ये हुआ. दूसरा, और उससे बड़ी वजह क्या हुई, दैट इज कि इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स को कम कर दिया स्टेट में. इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ फॉर द इंडस्ट्रियल सेक्टर कम कर दिया, तो ऑटोमेटिकली हमारे इंडस्ट्रीज क्या हो गए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ओवरऑल इंडस्ट्री, स्पेसिफिकली टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिवाइव करना शुरू कर दिया. और अब टिल जून 2020 हमारे पास ऑर्डर पैक्ड है. जून 2021, 20 नहीं, जून 2021 तक हमारे पास ऑर्डर पैक्ड. हर टेक्सटाइल इंडस्ट्री पैक्ड. सो एक तो इंडिया और चाइना में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री वो बंद हुई. दूसरा क्या हुआ, हमने इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ को कम कर दिया, ऑटोमेटिकली हमारे प्रोडक्ट सस्ते हो गए, तो हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ गए. और उसमें भी स्पेसिफिकली टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट्स बढ़ गए, फिर स्पोर्ट्स के वो बढ़ गए. ठीक इसी तरीके से फिर हमारी सिर्फ इंडस्ट्री में इंक्रीज नहीं आया, बल्कि साथ साथ में हमारा वेजिटेबल एंड फ्रूट्स के एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ है. राइस के एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ है. सिंस 1997 हमने एक फिस्कल ईयर में जो फ्रूट का एक्सपोर्ट किया है वो एक साल में 2019-2020 की बात कर रहा हूं, 1920 $750 million अर्न किए गए. ये सब कुछ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से डेटा उठा रहा हूं, इकोनॉमिक सर्वे से डेटा उठा रहा हूं. तो एक तो इंडस्ट्री में बूम आया और आ रहा है. दूसरा हम क्या देख रहे हैं, दैट इज इन द क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रमोशन हो रही है, तो उस वजह से हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं. पर मंथ हमारे 6 महीनों में एक्सपोर्ट्स क्या आते हैं, $2 billion प्लस रहे हैं ईच मंथ ऑन एवरेज. मजीद क्या हुआ है, दैट इज जो सर्विसिंग सेक्टर है, सर्विस हम एक्सपोर्ट करते हैं, सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं, वो हमारा क्या है, एवरेज 400 million to 500 million, उसमें कोई मेजर इंक्रीज नहीं आया. $400 to 500 million पर मंथ हमारा एक्सपोर्ट है सर्विसेज का. तो ऑन एवरेज $2.5 billion हमारे एक्सपोर्ट्स हुए. मींस 6 महीने में हमने कितना एक्सपोर्ट किया, मोर देन $15 billion किया. अब अगर ये ट्रेंड रहता है तो इजीली सेफली हम कह सकते हैं कि $28 billion प्लस के एक्सपोर्ट्स होंगे. इफ $28 billion टारगेट इज बीइंग अचीव्ड, तो क्या होगा, हमारा जंप कहां से होगा, फ्रॉम 22 to 28. इट्स $6 billion जंप, which is magnanimous. एक पॉइंट.
दूसरा क्या हुआ है, substantial increase in remittances. Substantial increase in remittances. Remittances में इजाफा हुआ है. Now, remittances has been the most stabilizing or major stabilizing factor for the economy of Pakistan. Annually, हमारे यहाँ remittances कितने 19 billion to 22 billion आते रहे हैं in the past 1 decade or so. Annually, 19 to 22 billion dollars remittances आते रहे हैं to Pakistan. But in the past 6 months, again State Bank का data को quote कर रहा हूँ कि 6 months में July to December 2020, $14.2 billion remittances arrived in Pakistan. $14.2 billion remittances आ गए 6 महीनों में. और ये क्यों हुआ? बड़ी वजह, नंबर 1, the private money exchangers, locally and notoriously called hondi और हवाला, उसके खिलाफ क्या हुआ? State made a strong crackdown. उनके खिलाफ crackdown किया. क्यों? क्योंकि many of them were involved in money laundering and terror finance. कई सारे involved थे either in money laundering or terror finance or both. Crackdown हुआ. दूसरा, many more which were not involved in such malpractices, they were regularized. उनको regularize किया गया. और फिर अब क्या कर रहे हैं? They are being encouraged to use banking sector for transaction. एक तो ये कर दिया गया. दूसरा क्या हुआ? The banking transaction system has been made more and more competitive. जो banking transaction system है उसको ज़्यादा से ज़्यादा competitive बना दिया गया है. For example, the initiative of the State Bank of Pakistan क्या है? That is Roshan Digital Account. Anyone can open an account in any bank, commercial bank of his or her choice. A Pakistani diaspora abroad किसी भी बैंक में account open कर सकते हैं. And और वो क्या है? Those accounts would not only be used for benefiting or transferring money to the families of the diaspora in Pakistan. सिर्फ उसके लिए नहीं होगा, बल्कि दूसरा the same accounts would be used for investment also. वो investment के लिए, trading के लिए भी use होंगे. मतलब क्या? An investor or क्या कहते हैं? The account holder is a choice to purchase real estate anywhere in Pakistan. He or she is a choice to purchase the shares in the State Bank of Pakistan. Sorry, shares in the Stock Exchange of Pakistan and other businesses में वो involve क्या कहते हैं? Invest कर सकते हैं. Till December के end तक more than 88,000 accounts were opened by Pakistani diaspora abroad. 88,000 plus accounts open हो चुके हैं. And people are placing money in their accounts. और mostly क्या है? Foreign currency accounts. Mostly foreign currency accounts. मतलब क्या? Dollar accounts.
मजीद वो क्या है, बट द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम दीज अकाउंट्स इज स्टिल वेरी लो, वो लो है. Only 3,000 plus minus accounts have started investment. Account holders have started investment, making investments in the real estate, in the stock exchange, etc. बाकी जो अकाउंट होल्डर्स हैं उन्होंने पैसे तो रख दिए हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट, मेजर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं. तो ये एक टास्क है जो मजीद अचीव करना है. तो एक बड़ी वजह बैंकिंग सिस्टम ने ट्रांजैक्शन को फ्रॉम अब्रॉड आसान कर दिया, फैसिलिटेट कर दिया, टैक्स फ्री कर दिया. ठीक, रेमिटेंसेस में इजाफा, 2 पॉइंट्स मैंने करवाए. तीसरा, द करंट अकाउंट डेफिसिट that was $19.3 billion in the fiscal year 2017-2018. माली साल 17-18 में जो करंट अकाउंट डेफिसिट था, that was $19.3 billion. फिर in the fiscal year 2019-2020 में it was converted into surplus. उसको सरप्लस में कन्वर्ट किया गया. ये करंट अकाउंट डेफिसिट इतना था क्यों? वन मेजर रीजन डेट सर्विसिंग, दूसरा मेजर रीजन ट्रेड डेफिसिट. डेट सर्विसिंग, दूसरा ट्रेड डेफिसिट. तीसरी बड़ी वजह क्या थी? Whenever the process of development begins in a country, जब भी किसी मुल्क में डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट शुरू हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली परचेज ऑफ मशीनरी और रिक्वायर्ड जो मशीनरी है वो परचेज करनी पड़ती है फ्रॉम अब्रॉड. ऑटोमेटिकली आपका ट्रेड डेफिसिट इंक्रीज करता है. तो हमने देखा कि अंडर सी पैक हमें कई सारे प्रोजेक्ट के लिए मशीनरी चाहिए थी, उसके लिए इंपोर्ट करनी पड़ी, तो हमारा ट्रेड डेफिसिट इंक्रीज कर दिया. प्रेशर किस पे आया? करंट अकाउंट पे आया. ठीक, सो इट वाज नॉट ऑल नेगेटिव. जिस तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा है वो इस तरह ऑल नेगेटिव नहीं है. ठीक, रीजंस. लेकिन दिस इज क्या कहते हैं सर्टन कि ओवरऑल एक क्या था, अलार्मिंग वॉल्यूम था ऑफ डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट, जिसको सरप्लस में कन्वर्ट किया गया. वैसे दिसंबर के महीने में, पिछले दिसंबर में, फिर ये मंथ टू मंथ कह रहा हूं, दिसंबर के महीने में नेगेटिव में था, जनवरी में फिर पॉजिटिव में आया है. ठीक है, पहले मैंने ईयर टू ईयर कहा, अब मंथ टू मंथ बात कर रहा. अब करंट अकाउंट डेफिसिट वाज कन्वर्टेड इनटू सरप्लस. उससे हमने क्या किया? वन, स्पेंडिंग हमने स्क्वीज कर दी. स्पेंडिंग को हमने स्क्वीज किया, इंपोर्ट्स को हमने कम कर दिया. स्पेंडिंग वाज स्क्वीज्ड. दूसरा, इंपोर्ट्स वर रिड्यूस्ड. तीसरा, मोर लोन्स वर रिक्वायर्ड फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज. 3 बातें मैंने कही. स्पेंडिंग हमने कम कर दी, इंपोर्ट्स हमने कम कर दिए, लोन्स हमने ज्यादा एक्वायर किए, और फिर थोड़ा सा इंक्रीज आया इन एक सब्सटेंशियल, एक एविडेंट इंक्रीज आया इन रेमिटेंसेस. तो ऑटोमेटिकली करंट अकाउंट आपका सरप्लस में आना शुरू हुआ. दिस इज अनदर पॉजिटिव ट्रेंड इन द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री. मजीद आप क्या कहेंगे? COVID-19 that devastated the world economies has comparatively lesser implications on Pakistan, negative implications on Pakistan. कैसे? The GDP growth rate of US declined by more than 7%. 7% डिक्लाइन कर दिया. और अनएम्प्लॉयमेंट हुई by more than 27 million.
जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ यूरोप डिक्लाइन कर दिया बाय मोर देन 6%, 26 मिलियन प्लस लोग जॉबलेस हुए। इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट बाय 9% प्लस डिक्लाइन कर दिया, 260 मिलियन प्लस लोग जॉबलेस हुए। जबकि पाकिस्तान में क्या हुआ, हमारा जीडीपी ग्रोथ भी डिक्लाइन कर दिया फ्रॉम 2.3% टू -0.4% पे गया। इसी तरीके से जो रिकॉर्डेड डेटा है उसमें कोई 4 मिलियन प्लस लोग जॉबलेस हुए, लेकिन एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज हम पे इंपैक्ट कम पड़े। उसकी वजह क्या थी? नंबर 1, एग्रीकल्चर सेक्टर वाज रिमेन्ड ओपन। एग्रीकल्चर सेक्टर को हमने ओपन रखा, उसको बंद नहीं किया। अब मोर देन 60% of the rural jobs are being directly or indirectly linked with agriculture. 19% contributor है to the GDP of the country. Agriculture 19% plus contributor है to the agriculture of the country. GDP of the country. तो हमने एग्रीकल्चर को कंटिन्यू रखा, उसको कोरोना की वजह से बंद नहीं किया। एक तो इंपैक्ट हम पे कंपैरेटिवली कम पड़ा इसलिए। दूसरा, हमने क्या कर दिया, हमने जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसको हमने क्या कर दिया, मैसिवली बेनिफिट किया टू क्रिएट जॉब्स, टू कीप रोलिंग द व्हील ऑफ इकोनॉमी। फॉर एग्जांपल, any investor who is investing in the textile sector, source would not be asked from him or her. सोर्स नहीं पूछा जाएगा, पर टैक्स एग्जम्पशंस मिली स्टील पे, एल्यूमिनियम पे, क्या कहते हैं, बिल्डिंग मटेरियल, जो बकिया बिल्डिंग मटेरियल तो उस पे जो भी रिलेटेड है उस पे एग्जम्पशंस खासी मिली। तो हमने क्या देखा, प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट में। अच्छा, फिर अब जब कंस्ट्रक्शन सेक्टर ओपन हुआ, टारगेट क्या था, जो डेली वेजर है वो बेनिफिट करे, इकोनॉमी को बेनिफिट करवाएं ओवरऑल, और डेली वेजर को बेनिफिट करवाएं। तो इससे क्या हुआ, आपके 44 डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज लिंक्ड विद द कंस्ट्रक्शन सेक्टर, उसमें बूस्ट आया। सीमेंट फॉर एग्जांपल, पिछले साल के निस्बत 15% प्लस ग्रोथ हुआ है इन द प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट इन पाकिस्तान। जितने भी सीमेंट इंडस्ट्रीज हैं पाकिस्तान में, वेदर कोहाट, लकी, जिधर भी है, किसी ने भी 20% प्लस से कम अर्निंग नहीं की एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। ठीक, तो पॉजिटिव इकोनॉमिक ट्रेंड। एक और क्या करेंगे पॉजिटिव इकोनॉमिक ट्रेंड में, जो पाकिस्तान का जो स्टॉक एक्सचेंज है उसमें एक विजिबल चेंज आ रहा है। From July 2020 till December 2020, पाकिस्तान का जो क्या कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज था, वो क्या था, was on the top in Asia। एशिया में टॉप पे था और वर्ल्ड में 4th पे था। किसको कोट कर रहा हूं, फाइनेंस मिनिस्टर को। और एक दिन में 30 करोड़ डॉलर का बेनिफिट हुआ हो या बिजनेस हुआ हो इन स्टॉक एक्सचेंज, ऐसा नहीं हुआ है इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। 30 नहीं, 32 लाख डॉलर, सॉरी 32 करोड़ डॉलर, ये इस जनवरी के एक दिन में हुआ है, जनवरी के महीने में हुआ है। तो हमारे स्टॉक एक्सचेंज में बड़े पॉजिटिव इकोनॉमिक ट्रेंड्स देखे जा रहे हैं। वो फिगर देखिए कितना जंप आया है इन द पास्ट फ्यू मंथ्स। पहले डिक्लाइन हुआ, स्टीप डिक्लाइन हुआ, अब राइज आ रहा है। तो ये क्या शो कर रहा है, द कॉन्फिडेंस ऑफ द इन्वेस्टर। ठीक, ऐसे और कई सारे इकोनॉमिक ट्रेंड्स आप बता सकेंगे। ठीक है, मुझे लगता है कि इस पे कोई क्वेश्चन आएगा।
हो सकता है कि ऐसे हो, क्योंकि दिस गवर्नमेंट इज ऑब्सेस्ड विद कि हमने ये अचीव किया, हमने ये अचीव किया, तो आप लोग थोड़ा सा हाँ, लेकिन क्रिटिक प्रॉपरली करेंगे, ठीक है। तो ये पॉजिटिव तो आए हैं, लेकिन मजीद क्या है, मैक्रो इकोनॉमी में डेवलपमेंट हमें नजर आ रही है मैक्रो इकोनॉमी, लेकिन माइक्रो इकोनॉमी उसी तरीके से क्या कहते हैं सप्रेस्ड है। जनरल कंज्यूमर पे बर्डन उसी तरह ज्यादा है, प्राइस हाइक उसी तरह ज्यादा है। या प्राइस हाइक में 2 कमी आई है, लेकिन काफी ज्यादा है अभी भी, ठीक। सो माइक्रो इकोनॉमी हमारी इंप्रूव नहीं हुई है, लेकिन फिर आप एंड करेंगे कि माइक्रो इकोनॉमी तक इंप्रूव कर नहीं सकती जब तक आप मैक्रो इकोनॉमी को स्टेबलाइज नहीं कर। तो स्टेबलाइजेशन ऑफ द मैक्रो इकोनॉमी, उसके क्या कहते हैं पॉजिटिव सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, और फिर उसके जारी बातें इन द लॉन्ग रन क्या होगा, इंपैक्ट होंगे ऑन द माइक्रो इकोनॉमी। डन, काफी है, इट्स ऑलमोस्ट 9 ना। ओके, चले इंशाल्लाह बाकी जो टॉपिक्स रहते हैं वो अगले लेक्चर में हम करेंगे, ठीक है। अल्लाह के हवाले।